ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। जिस आक्रामकता से इजराइल ने पिछले सप्ताह उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी हिस्से में चले जाने की चेतावनी दी थी, उससे लग रहा था कि अगले 24 घंटे की मियाद खत्म होते ही इजराइल गाजा पर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर देगी। लेकिन अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच चले निगोसिएशन के बाद रविवार को इजराइल के रुख में कुछ नरमी देखने को मिली है। 6 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इजराइल ने पानी की सप्लाई गाजा में शुरू कर दी है और जमीनी ऑपरेशन के बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि इजरायली वायुसेना की कार्रवाइयां गाजा में अब भी जारी हैं। नमस्कार। युद्ध से जुड़ी अहम खबरों के अलावा 16 अक्टूबर के अखबारों में और क्या क्या प्रमुख था, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे आज के अखबार के इस एपिसोड में। मैं हूं शिवांगी और शुरू कर रहे हैं आज का सफर। आज दैनिक जागरण ने प्रमुख खबर दी है, अब बंधकों की रिहाई पर जोर। खबर में बताया है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए कुल 126 लोगों की रिहाई और युद्ध को फैलने से रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री दोबारा इजराइल पहुंचेंगे। इससे पहले पिछले सप्ताह गुरुवार को एंटनी ब्लिंकन इजराइल में थे, जहां से उन्होंने यूएई, बहरीन, कतर, जॉर्डन और फिलिस्तीन प्रशासन से भी जाकर मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, ब्लिंकन ने युद्ध पर चीनी विदेश मंत्री से भी फोन पर बात की और बीते रविवार को वे सऊदी और मिस्र भी होकर आए थे। यानी समझा जा सकता है कि अमेरिका इस युद्ध में अरब मुल्कों के साथ संतुलन बैठाने का प्रयास कर रहा है। अखबार ने लिखा है कि ब्लिंकन के संदेश पर अरब देशों की प्रतिक्रिया संतुलित रही है। माना यह भी जा रहा है कि इन मुलाकातों में बंधकों को छुड़वाने पर भी वार्ता हुई है। खबर में दैनिक जागरण ने यह भी बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की, जिसके बाद गाजा में पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। लेकिन पानी आपूर्ति चालू करने के दावे पर गाजा के लोगों का कहना है कि उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह बात अखबार ने तो मेंशन नहीं की, लेकिन इसकी जानकारी बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दैनिक जागरण ने दो और जानकारियां भी खबर में दी हैं। ये जानकारियां हैं कि इजरायली हमले में लेबनान से संचालित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का आतंकी मारा गया है। इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट को भी दोबारा से निशाना बनाया है। यानी इजराइल उन समूहों को भी लगातार निशाना बना रहा है जो हमास के साथ सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। अमर उजाला ने खबर दी है कि इजराइल में घुसपैठ और नरसंहार का मास्टरमाइंड बिलाल हवाई हमले में मारा गया। इजरायली वायुसेना ने कहा है कि गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में हवाई हमले करके बिलाल और अन्य आतंकियों को मार दिया गया है। इससे पहले शनिवार को भी हमास के 2 प्रमुख कमांडरों को मार दिए जाने का दावा किया गया था, जिसकी बाबत खबर दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर लगाई थी। साथियों, अमर उजाला ने यह नहीं बताया है कि खान यूनिस का इलाका आखिर महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन हम आपको बता दें कि खान यूनिस वही शहर है जहां उत्तरी गाजा की बहुत बड़ी आबादी पलायन करके पहुंची है। यानी कि ये गाजा का दक्षिणी इलाके का शहर है, क्योंकि आपको पता है कि इजरायली सेना ने उत्तरी इलाका छोड़ दिए जाने को लेकर गाजा में चेतावनी जारी की थी। इसके बाद करीब 4 से 5 लाख लोग दक्षिणी गाजा पहुंच चुके हैं। अब आप यहाँ के लोगों की स्थिति के बारे में सही अंदाजा लगा पाएंगे कि जहां से उन्हें जाने के लिए कहा गया है वहां बम बरसाए जा रहे हैं और जहां वे जान बचाकर पहुंच रहे हैं इजरायली सेना, वहां भी अपनी कार्यवाही जारी रखे हुए है। द हिंदू ने हेडिंग लगाई है, इजराइल रेडीज फॉर अटैक एज अ मिलियन पीपल इवैक्यूएट। इंडियन एक्सप्रेस ने हेडिंग लगाई है, वॉर ऑन द 2 फ्रंट्स, इजराइलीज अब्रॉड आर रशिंग होम टू डिफेंड देयर नेशन। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में कई उदाहरणों के साथ बताया है कि इजराइल के बाहर रह रहे लोग अब देश में लौट के आ रहे हैं ताकि वे युद्ध के समय देश की रक्षा में योगदान दे पाएं, और ऐसे करीब 10,000 लोग देश लौट के वापस आ चुके हैं। यहाँ आपको बता दें कि इजराइल में सैन्य अभ्यास या सैन्य प्रशिक्षण लेना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। 18 साल से अधिक उम्र के हर वयस्क को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, यहाँ पर सैन्य प्रशिक्षण लेना होता है। पुरुषों को 36 महीने का और महिलाओं को 24 महीने का प्रशिक्षण लेना होता है।
अब बात करते हैं दैनिक हिंदुस्तान की। दैनिक हिंदुस्तान ने प्रमुख खबर लगाई है, हमले में 2 भारतवंशी भी शहीद। इस खबर में बताया गया है कि हमास से संघर्ष में भारतीय मूल की 2 महिला सुरक्षा अधिकारियों की जान चली गई है, जबकि तीसरी महिला घायल है। ये सभी इजराइल में महिला सुरक्षा अधिकारियों के तौर पर कार्यरत थी। इनका परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र का था, जो इजराइल में जाकर बस गए थे। इस खबर को अमर उजाला ने भी पहले पन्ने पर जगह दी है। युद्ध से ही जुड़ी एक और प्रमुख खबर दैनिक जागरण ने दी है, और इस खबर में दैनिक जागरण ने बताया है कि भारत मध्य पूर्व और यूरोप कॉरिडोर पर युद्ध का साया पड़ सकता है। और जब सितंबर में G20 के दौरान इस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, तब बताया गया था कि घोषणा के 60 दिन के अंदर इसकी पहली बैठक होगी। अब इस मामले में खाड़ी के देश सूझबूझ से ही आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि यह बैठक टल सकती है। आपको बता दें कि इजराइल का एक बंदरगाह इस कॉरिडोर के साथ जोड़े जाने की योजना थी। इसी कॉरिडोर को लेकर इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर महत्वपूर्ण है। खबर में बताया है कि भारत के पश्चिमी एशिया में बढ़ते रणनीतिक प्रयासों से चिंतित चीन ने तुर्की के मिडिल कॉरिडोर को अपने BRI प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। भारत में सितंबर में G20 सम्मेलन के दौरान इस कॉरिडोर की घोषणा की गई थी। और 16 अक्टूबर की सभी अखबारों में एक अहम खबर है कि दिल्ली पिछले 2 सप्ताह में 2 बार भूकंप से कांप गई है। 2 सप्ताह में दूसरी बार जो भूकंप आया है, ये 3.1 तीव्रता का था, जिसका केंद्र फरीदाबाद था। अमर उजाला ने एक खबर लगाई है, भारत कनाडा संबंधों में आए तनाव के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नवरात्रि के पहले दिन हिंदू समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। अखबार ने लिखा है, अपने स्वर में नरमी लाते हुए ट्रूडो ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। अमर उजाला ने एक और अहम खबर दी है, जो मौसम में बदलाव से जुड़ी है, कि पहाड़ों पर बर्फबारी से निचले इलाकों में बारिश हुई, जिससे कि अब आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी। और रविवार को हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम का पहला हिमपात हुआ है। एक और खबर इसरो से है। गगनयान मिशन के तहत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के मिशन की शुरुआत 21 अक्टूबर से हो रही है। इस मिशन का पहला परीक्षण 21 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके तुरंत बाद 3 और परीक्षण होंगे और अगले साल की शुरुआत में इसरो पहला मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजेगा। इसकी सफलता के बाद इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। योजना है कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिनों के लिए भेजा जाना है। और राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर है कि कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें राजस्थान को लेकर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नाम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना में 50 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एक अन्य खबर में सपा ने कहा है कि वह कांग्रेस गठबंधन में रहकर मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर दैनिक हिंदुस्तान ने खबर दी है कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी BRS ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने और घरेलू सिलेंडर 400 रुपए कर देने का वादा पार्टी ने किया है। द हिंदू ने चुनाव से जुड़ी एक खबर दी है कि तेलंगाना में कांग्रेस की प्रत्याशियों की घोषणा के बाद टिकट न मिलने से नाखुश वरिष्ठ नेता रजिदी लक्ष्मण रेड्डी ने पार्टी छोड़ दी है। और अब खबर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछने से जुड़ी। इस खबर को दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पर लगाया है, जबकि अन्य अखबारों ने अंदर लिया है। इस खबर में बताया गया है, झारखंड के गोंडा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि महुआ ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को कैश और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछे हैं। पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल हीरानंदानी के बिजनेस हितों के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने से जुड़े हैं, और ये सभी सवाल अदानी ग्रुप को लेकर पूछे गए हैं। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर महुआ को संसद से निलंबित करने और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है। इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि चाहे तो उनकी जांच करवा ली जाए। हिंदुस्तान अखबार ने इसी खबर को इस हेडिंग से लगाया है, महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे के आरोपों पर पलटवार किया। तो ये थी प्रमुख खबरें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।